177। आयशा के वार्ड के बाहर अभय और करण की भारी बहस हो रही थी, क्योंकि अभय आयशा से मिलने के लिए आया था, मगर करण उसे वार्ड के अंदर जाने दे ही नहीं रहा था। देख करण, मेरे साथ ना बदतमीज़ी मत कर, मुझे अंदर जाने दे। वो मेरी बीवी है, मुझे मिलना है उससे, तो इस तरह मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकता। उसे ज़रूरत है मेरी, उसका टेक केयर सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, बाकी कोई और नहीं कर पाएगा। अभय करण से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे आयशा से मिलने दे, मगर करण था कि उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। तो क्या करेगा आयशा से मिलकर? तेरी शादी है 2 दिन बाद, जा तो अपनी शादी की तैयारी कर। करण ने अभय का गिरबान पकड़ते हुए उससे कहा, तो अभय खुले मुंह के साथ उसे देखने लगा, हैरान भरी नज़रों से। मेरी शादी? लेकिन किससे? किससे हो रही है मेरी शादी? अभय ने उसे कंफ्यूजिंग सा लुक दिया, तो करण को समझ में आ गया कि अभय खुद ही नहीं जानता कि उसकी शादी हो रही है। मेरी शादी मेरी शादी तो हो चुकी है आयशा के साथ। इनफैक्ट हमारी शादी को 1 साल भी हो गया है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ अंदर, और तू मुझे रोकना मत, समझा? अभय ने करण को साइड किया और आयशा के वार्ड के अंदर दाखिल हो गया। इस वक्त उठी हुई थी और एक टुक छत की सीलिंग को देख रही थी। आयशा, अभय की आवाज़ उसके कान में पड़ी। अभय चलकर उसके बेड के पास आ गया, तो आयशा उसे देखकर पैनिक करने लगी। तुम तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। आयशा आयशा अभय पर साइड टेबल पर रखे सामान को उठाकर फेंकने लगी। उसे ऐसे करते देख अभय अपनी जगह पर रुका नहीं, बल्कि आयशा के हाथों को काबू करते हुए उससे बोला, रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। अब कैसी हो तुम? छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। मम्मी, पापा। आयशा अपने माँ और पापा को पुकारने लगी। रिलैक्स बेबी, आई एम योर हस्बैंड एंड यू नीड ओनली मी, नॉट एनीवन एल्स। इतना कहते ही अभय उसे अपने गले से लगा लिया, और इतने में वार्ड का दरवाज़ा भी खुल गया। मंजीत, दीदा, राजवीर और साथ में करण, ये चारों एंटर हुए। अब तो अभय समझ ही चुका था कि बेदी फैमिली उसका भरता बना देगी, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। राजवीर ने शांत स्वर में उससे कहा, बाहर जाओ यहाँ से, अभी आयशा तुमसे नहीं मिलना चाहती है, बाद में मिल लेना। अभय को राजवीर से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। उल्टा उसे तो यही लगा था कि राजवीर उसे बहुत बुरी तरह से पीटेगा, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। पापा, प्लीज़ मुझे इसके पास रहने दो ना, प्लीज़, मुझे बातें करनी है इसके साथ बहुत सारी। अभय राजवीर से काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे आयशा के पास रहने दे, मगर आयशा उससे बात करने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो राजवीर की तरफ देखने लगी और उससे बोली, आप कहो इससे कि यहाँ से जाए। अभय प्लीज़, अभी तुम जाओ यहाँ से, अभी आयशा नहीं मिलना चाहती तुमसे। राजवीर ने फिर से अभय को समझाने की कोशिश करी, तो अभय ने पलट कर जवाब दिया, अरे ये मुझे नहीं कह रही है यहाँ से जाने को, आप लोगों से कह रही है, क्योंकि ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। अभय वहीं बेड के पास रखे स्टूल पर बैठते हुए बोला। मंजीत, राजवीर, करण और दीदा, ये तो सब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि जिस तरह से अभय बिहेव कर रहा था उन चारों को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मम्मी, पापा, दीदा, साले साहब, आप चारों जाओ यहाँ से, हम दोनों को प्राइवेसी चाहिए। इस वक्त बहुत सारी बातें करनी है हम दोनों को। अभय की मुस्कान आज बाकी दिनों से काफ़ी अलग थी। अब तो बेदी फैमिली को अपनी बेटी अभय के साथ अकेले छोड़ने में डर लग रही थी। अच्छा ठीक है, हम बाहर जा रहे हैं। इतना कहकर बेदी फैमिली वार्ड से बाहर चली गई। आयशा को अभय से बात तो क्या, उसकी शक्ल देखना भी मंजूर नहीं था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आयशा को अभय से बात तो क्या, उसकी शक्ल देखना भी मंजूर नहीं था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अभय की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, डोंट यू ट्रस्ट मी? मगर आयशा का कोई जवाब नहीं था। आयशा प्लीज़, बात करो मुझसे। अभय उसके सिर को सहलाते हुए उसके कान में फुसफुसाया। अभय का उसे छूना हुआ ही था कि आयशा बौखला गई। वो झटके से उठ बैठी और अभय पर ज़ोर से पीछे के लिए धकेला। बात करूं? क्या बात करूं? तुमने कुछ छोड़ा बात करने लायक?
पागल करके रख दिया है तुमने मुझे। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आयशा प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, मैं सब कुछ वापस से पहला जैसा कर दूंगा, आई प्रॉमिस। अभय हल्के कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा और इतने में पॉट का दरवाज़ा खोल कर राजवीर और मंजीत अंदर आ गए। क्या किया तुमने इसके साथ? मंजीत आयशा को संभालते हुए अभय से बोली और वो बस अपने सिर ना में हिला रहा था। अभय अभी तुम जाओ यहाँ से, आयशा की तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, राजवीर ने अभय को समझाया। इसलिए अब उसे वार्ड से बाहर जाना पड़ गया, ना चाहते हुए भी। आयशा बेटा वो चला गया, ठीक है। मंजीत आयशा को शांत करवाने की कोशिश कर रही थी। इतने में वार्ड के अंदर डॉक्टर दाखिल हुए। डॉक्टर आयशा की कंडीशन को देखते ही समझ गए थे कि उसके साथ कितनी सीरियस प्रॉब्लम है और इस वक्त उसे एक काउंसलर की ज़रूरत है क्योंकि वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। नर्स मंजीत से बोली, देखिए डॉक्टर ने आप लोगों को पहले भी कहा था कि इन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मत दीजिएगा, आप लोग बात क्यों नहीं मानते हैं? चलिए आप सब यहाँ से बाहर चलिए, फैमिली में से कोई एक ही रुक सकता है यहाँ पर। नर्स ने जब ये बात कही तो मंजीत और राजवीर डॉक्टर को देखने लगे, जिन्होंने उन्हें आंखों से इशारा किया बाहर चलने का। ठीक है, आयशा की माँ यहीं रुकेगी इसके साथ, बाकी हम लोग बाहर जा रहे हैं। फिर राजवीर और बाकी सब लोग वहाँ से चले गए। अब बस वार्ड के अंदर आयशा के साथ नर्स और मंजीत ही बचे थे। नर्स को अब इस बस कुसुम का दिया हुआ काम पूरा करना था, इसीलिए वो कोई बहाना ढूंढने लगी मंजीत को वार्ड से बाहर भेजने के लिए, ताकि वो आयशा को कुसुम की दी हुई दवा दे सके और आयशा को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। तभी उस नर्स की नज़र मेडिसिन बॉक्स पर पड़ी। उसने उस बॉक्स के अंदर से एक टैबलेट की गोली निकाल ली और मंजीत से बोली, मैम इनकी टैबलेट ख़त्म हो गई है, आप प्लीज़ ले आइए। मंजीत ने नर्स के हाथ से वो टैबलेट ले ली और वार्ड से बाहर चली गई आयशा की टैबलेट लेने के लिए। बस फिर क्या था, नर्स का रास्ता अब पूरी तरह से साफ था। उसने अपनी पॉकेट से इंजेक्शन निकाला और कुसुम की बात उसके मन में रिपीट हुई, ये खाली इंजेक्शन तुम उस आयशा को लगा देना, मैं उसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। नर्स कुसुम की बात का मतलब पहले ही जानती थी कि आयशा के खाली इंजेक्शन लगने से उसे एयर एबोलिज्म हो सकता है, जिससे आयशा की जान खतरे में चली जाएगी और जब तक डॉक्टर को पता चलेगा तब तक उसकी जान जा चुकी होगी। यही सोचते हुए नर्स आयशा की तरफ बढ़ी। आयशा को तो होश ही नहीं था कि उसके आसपास चल क्या रहा था। नर्स के हाथ पर अब बस कुछ ही इंच दूर थे आयशा से, मगर इतने में वार्ड का दरवाज़ा खुला और अधिराज अंदर दाखिल हुआ और इतने में नर्स के हाथ से वो खाली इंजेक्शन नीचे गिर गया। नर्स को यूँ घबराए हुए देख अधिराज को उस पर शक हुआ कि ज़रूर वो आयशा के साथ कुछ करने वाली थी। अधिराज नर्स के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और स्ट्रिक्ट टोन में उससे पूछा, क्या कर रही थी तुम आयशा के साथ? अधिराज को नर्स के साथ इतना स्ट्रिक्टली बिहेव करते देख आयशा का ध्यान भी उस ओर चला गया। कुछ नहीं सर, मैं तो बस। नर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बहाना बनाए। ऊपर से जिस तरह वो हकला रही थी तो अधिराज का शक अब यकीन में बदल गया कि ज़रूर नर्स आयशा के साथ कुछ करने वाली थी। पापा आप नर्स को क्यों पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? आयशा ने अधिराज से पूछा। तो कुछ जवाब नहीं दिया अधिराज ने उसे और मुस्कुराते हुए आयशा के सिर को प्यार से सराहने लगा और इतने में मौका का फ़ायदा उठाकर नर्स भी वहाँ से चली गई। अब कैसी है तू? बहुत दिन लगा दिए तूने उठने में, तुझे तो जंग लड़नी है अभी, अपना अधिकार। अधिराज आयशा से बोल रहा था, मगर उसने अधिराज की बात को बीच में ही काट दिया और बोली, पापा प्लीज़ मुझे कोई जंग नहीं लड़नी है किसी से भी, और ना ही मुझे उस बारे में कोई बात करनी है। लेकिन बेटा तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, तुझे नहीं लगता कि दाल में कुछ काला है? अधिराज आयशा को राज़ी करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो कुसुम से लड़े और उसका असली चेहरा सबके सामने लाए, अभय को बेगुनाह साबित करे। लंबी गहरी सांस लेते हुए अधिराज उससे बोला, ठीक है तू अभय की तरफ से मत लड़, एटलीस्ट तो उसके साथ हुई नाइंसाफ़ी का केस तो लड़ ही सकती है उसकी वकील बनकर। बेटा तू तो अभय से बहुत प्यार करती है ना, तो क्या तुझे अभय पर इतना भी भरोसा नहीं है? हो सकता है ना कि ये सब कुसुम की कोई नई चाल हो तुझे और अभय को अलग करने की, क्योंकि बेटा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। कुसुम की बोली शक्ल पर मत जाना, क्योंकि जिसकी वो शिष्य है
वो औरत बहुत पहुंची हुई चीज़ है, इसलिए तुझे ये जंग लड़नी होगी। और तेरी इस जंग में इस बार मासा भी है शामिल, जो वो भी नहीं चाहती हैं कि तू और अभय अलग हो। आयशा ने अधिराज की पूरी बात ध्यान से सुनी मगर कुछ रिएक्ट नहीं किया। तू समझ रही है ना बेटा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुझसे? अधिराज उससे बोला तो आयशा ने उसकी तरफ देखा और बोली, पापा मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मगर आपकी ये बात नहीं मान सकती। मेरी भी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैंने हमेशा अभय को उसकी गलतियों के लिए माफ़ किया है। जब मैं उसे बार बार रोकती थी कि वो मान्यता, मानसी और कुसुम जैसी लड़कियों से दूर रहे तो उसने मेरी एक बात नहीं मानी। अब उसी बात की उसे सज़ा मिल रही है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती उसके लिए। इनफैक्ट आप मुझ पर एक उपकार कर दीजिए, अपने बेटे को समझा दीजिए कि वह दोबारा यहाँ अपनी शक्ल लेकर ना आए। आयशा को उसकी ज़िद पर अड़े देख अधिराज ये बात तो समझ चुका था कि वो अब किसी की नहीं सुनने वाली है। इतने में वार्ड का दरवाज़ा खुला और मंजीत दाखिल हुई। उसके साथ मेरा राजवीर भी था। अधिराज को वार्ड में मौजूद देखकर राजवीर और मंजीत बिल्कुल भी हैरान नहीं थे, क्योंकि वो आयशा से मिलने के लिए डेली हॉस्पिटल आया करता था तीव्रत के साथ। पापा से नहीं आए आज? मंजीत ने उससे पूछा तो राजवीर ने जवाब दिया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है आज, इसीलिए वो आज नहीं आ पाए। अच्छा ठीक है, तुम ख्याल रखो उनका। राजवीर ने बस इतना ही कहा और फिर वो कमरे में सन्नाटा छा गया। आयशा यूं ही बैठे बैठे सो चुकी थी। मंजीत ने उसे बेड पर ही आराम से लेटा दिया और फिर वो तीनों वार्ड से बाहर चले गए। तुम्हारी मासा और दीपशिखा आए थे आज शाम को हमारे घर, मंजीत राजवीर से बोली। क्या कह रही थी? उसने मंजीत से पूछा तो राजवीर ने जवाब दिया, यही कह रही थी वो कि उन्होंने कल पूजा रखवाई है राठौड़ महल में आयशा के लिए। हाँ रखवाई है। वो कह रही थी कि वो आयशा और अभय को अलग नहीं होने देंगी। अधिराज उन दोनों से ये बात कह रहा था कि तभी राजवीर ने उसे बीच में टोका, लेकिन मुझे तो यकीन नहीं हो पा रहा है कि तुम्हारी मासा इतनी बदल गई हैं। कल तक तो वो मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती थी, उसे बुरा भला कहती थी, फिर अब अचानक क्या हो गया है उन्हें? राजवीर की बात पर अधिराज हंसने लगा। वो बोला, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हें मैं एक और बात बताता हूँ। धमाकेदार। क्या क्या बात है धमाके वाली? मंजीत बीच में बोली। यही कि मासा ने गीतांजलि और कुसुम को साथ में गायत्री को भी अल्टीमेट दिया है कि अगर वो तीनों कोई चाल चल रही हैं अभय और आयशा को अलग करने की, तो वो उन तीनों को गंजा कर देंगी और साथ में अभय और अनिरुद्ध को बिजनेस और प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगी, जिसके बाद उन तीनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। अधिराज ने जब राजवीर और मंजीत को ये बात बताई तो वो दोनों हल्का सा मुस्कुराए। तभी अधिराज को वो नर्स वाली बात याद आई। उसने राजवीर से कहा, वो नर्स जो आयशा का ख्याल रख रही है उसका नाम हेमा है, उस पर ज़रा नज़र रखो। मुझे उस पर और उसके इरादों पर शक होता है। लेकिन उसने ऐसा क्या किया? राजवीर ने उससे पूछा। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वार्ड में एंटर हुआ तो उस नर्स के चेहरे का रंग ही उड़ गया मुझे देखकर, और उसने अपने हाथ भी पीछे कर लिए थे जैसे वो आयशा के साथ कुछ करने वाली थी। अधिराज ने जैसे ही उन दोनों को ये बात बताई तो वो दोनों फिर से टेंशन में आ गए। वेल डोंट वरी, मैं आयशा के लिए पर्सनल बॉडीगार्ड का अरेंजमेंट करवा देता हूँ। अधिराज ने जब ये बात कही तो राजवीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मेक श्योर करना कि वो पर्सनल बॉडीगार्ड कोई लड़की हो, लड़का ना हो, बीच में मंजीत बोली। उसकी आवाज़ में चिंता सुनाई दे रही थी। हाँ ठीक है, मैं कोई लड़की को ही अरेंज करता हूँ। इतना कहते ही अधिराज बेंच से उठा और बोला, अब मैं चलता हूँ, मासा मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। हो सके तो कल पूजा में आ जाना, सबको अच्छा लगेगा, सिवाय गीतांजलि, कुसुम और गायत्री के। और उनकी अच्छा लगने या ना लगने से तुम दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वी विल ट्राई, राजवीर ने जवाब दिया और फिर अधिराज वहाँ से चला गया। अगले दिन राठौड़ महल। पूजा की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। पंडित जी भी आ चुके थे और घर के बाकी मेंबर्स भी हॉल में पहुंच चुके थे। अब बस इंतज़ार था तो बस मेरी फैमिली के आने का। मगर ये क्या, मेन एंट्रेंस पर तो कोई और ही फैमिली खड़ी थी, यानी कि कुसुम और उसकी फैमिली। कुसुम और उसकी फैमिली को मौजूद देख दीपशिखा बोली, आप लोग यहाँ? तभी गीतांजलि की आवाज़ आई, मैंने बुलाया है इन सभी को यहाँ। अब भाई होने वाले समधी हैं ये लोग हमारे, तो सबसे पहले न्योता तो देना तो इन्हें ही बनता है ना। और तुझे ये फैसला लेने का हक किसने दे दिया? जानकी देवी बोली। आप कहना क्या चाहती हैं मासा?
मैं कुछ समझी नहीं। गीतांजलि थोड़ा सा हिचकते हुए उससे बोली, यही कि ये घर थारा ना है और थारे को घर के फैसले लेने का भी कोई अधिकार ना है। इस बार जानकी देवी की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। कुसुम के दादाजी बोले, आपके कहने का मतलब क्या है भाभी साहब? क्या हमारा परिवार आपके परिवार का हिस्सा कोनी? ऐसी बात ना है भाई साहब। बात बस ये है कि आज ये पूजा हमने हमारी बहू आयशा के वास्ते रखी है। छोरी ने होश आ गया है तो हमने ये पूजा बहू के वास्ते रखी है। जानकी ने कुसुम के दादू से कहा, जिसे सुनने के बाद उनके चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। वो खुशी के साथ बोले, ये तो गणी चोखी बात है, छोरी ने होश आ गया। मगर इतने में कुसुम की दादी बोली, हाँ ये बात तो गणी चोखी है, छोरी ने होश आ गया। जिसका मतलब ये है कि अब अभय और उस छोरी का तलाक हो जाएगा और हमारी पोती का सुखी संसार बस जाएगा। कुसुम की दादी की बात को सभी ने अनसुना किया और तभी अभय सीढ़ियों से नीचे आ गया, अपनी नीवी ब्लू कुर्ते के बटन लगाते हुए। उसे देखकर केतकी बोली, अरे वाह, आज तो हीरो बनकर आया है नीचे। क्या कोई आने वाला है? दरअसल केतकी अभय को छेड़ रही थी मजाक में। उसे देखकर केतकी बोली, अरे वाह, आज तो तू हीरो बनकर आया है नीचे। क्या कोई आने वाला है? दरअसल केतकी अभय को छेड़ रही थी मजाक में। तो अभय मुस्कुरा दिया और बोला, आपको पता तो है कौन आ रहा है? मेरी आयशा आ रही है, मैं उसी के लिए इतना रेडी हुआ हूँ आज। अभय ने जब ये कहा कि वो आयशा के लिए रेडी हुआ है तो कुसुम का दिल दुख गया, उसकी आंखें नम हो गईं। वो अभय से बोली, अभय, अब हम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। कौन बन रहा है? अभय इधर उधर देखने लगा। कुल मिलाकर वो कुसुम को ये फील करवा रहा था कि वो उसके लिए किसी भी एंगल से एग्जिस्ट करती ही नहीं है। कुसुम उसके लिए इनविजिबल है और कुछ नहीं। अभय को इस तरह से बिहेव करते देख कुसुम ने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसकी आंसू आंखों से बाहर निकल सके। और इतने में राठौर फैमिली के कानों में सायशा की आवाज़ गूंजी, हम आ गए। सायशा की खिलखिलाती हुई आवाज़ सुनकर तो अनिरुद्ध के चेहरे पर खास लहर पैदा हो गई, खुशी की, जिसे गायत्री ने नोटिस कर लिया था। मगर उसने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि उसका रास्ता तो एकदम क्लियर था सायशा की तरफ से। उसे एटलीस्ट कुसुम की तरह पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे सायशा को अनिरुद्ध से दूर करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आयशा तो अभय की लीगल वाइफ है। इसीलिए कुसुम के लिए आयशा काफ़ी मुश्किल पैदा करेगी। तो बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। कीर्ति भी सायशा के साथ मस्ती करने लगी। तभी सायशा ने उससे कहा, ऐसे कैसे, बहू आई है घर आपकी इतने दिनों बाद, स्वागत नहीं करोगे? ओ हाँ, सही कहा, बिल्कुल, बहू का स्वागत भी तो करना है, दीपशिखा बोली, हाथ में आरती की थाल लिए। इससे पहले कि कोई मुझे बीच में टोके, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ सभी को कि मेरी बहू की आरती आज मैं उतारूँगी, दीपशिखा पूरे हक के साथ बोली। तो राठौर खानदान एक साथ खुश हो गया। कुसुम के दादाजी भी राठौर खानदान की खुशी में खुश होने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी, मगर बाकी का परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं था, ख़ास तौर से आयशा को मौजूद देखकर। दीपशिखा एंट्रेंस की तरफ बढ़ी जहाँ बेदी फैमिली खड़ी थी। आयशा की कंडीशन देखकर सबको समझ में आ चुका था कि उसकी हालत अभी भी काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जिस इंसान से वो इतना प्यार करती थी, आज उसी इंसान से उसे इतना बड़ा धोखा मिला था जो कि उसकी बर्दाश्त से बाहर था। बेचारी आयशा काफ़ी इमोशनल दिख रही थी, काफ़ी इमोशनलेस दिख रही थी। दीपशिखा ने आयशा की आरती उतारी और फिर उसे घर के अंदर ले आई। मेरा बच्चा कैसा है अब? दीपशिखा ने आयशा को अपने गले से लगा लिया और भावुक हो गई। आयशा के लिए पूरी राठौर फैमिली का प्यार देखकर कुसुम को काफ़ी जलन हो रही थी। बेटा, ये पूजा तेरी दादी सास ने खास तौर पर तेरे लिए रखवाई है। देवव्रत जब काफ़ी देर से चुप खड़े थे, आयशा को देखते ही उनके गले से आवाज़ निकल गई, आ बैठ, थारे ही आने का इंतज़ार हो रहा था, जानकी देवी बोली, आयशा को सोफे पर आराम से बैठाते हुए। अब तो धीरे धीरे सब आयशा से उसके हाल चाल पूछने लगे। उसे इतनी सारी टेंशन पाते देख कुसुम का सब्र का बांध टूटने लगा, मगर इस वक्त वो राठौर खानदान के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चली गई अपनी बहन गायत्री के साथ। कुछ ही देर में पूजा शुरू हो गई। अभय आयशा के साथ बैठा था पूजा में, मगर आयशा का कोई रिएक्शन नहीं था, वो बस चुपचाप अपने होठ सिले बैठी थी। पूजा पूरी तरह से संपन्न हो जाने के बाद गीतांजलि बोली, चलिए अब ये आखिरी पूजा भी इस लड़की ने बहू के तौर पर कर ली है।
अब बारी है कागज़ों पर साइन करने की, ताकि कुसुम को उसका हक मिल सके। तभी मंजीत बोली, कोई तलाक नहीं हो रहा है, हमेशा मेरी ही बेटी क्यों अपने कदम पीछे लेगी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। आयशा अभय को तलाक नहीं दे रही है। कदम अगर कोई पीछे लेगा तो वो कुसुम होगी, उसे अपने कदम पीछे लेने होंगे। मंजीत की बात पर गीतांजलि हंसने लगी। उसे ये हंसते हुए देख मंजीत को काफ़ी गुस्सा आने लगा, मगर वो मंजीत के मुंह लगना ही नहीं चाहती थी। तभी कुसुम की आवाज़ आई, हम नहीं लेंगे हमारे कदम पीछे, आपकी बेटी को ही लेने होंगे अपने कदम पीछे। हाँ, तो अब तुम डिसाइड करोगी कि कौन क्या करेगा। अभय बोला, जी हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम आपके होने वाले बच्चे की माँ हैं, तो हमें पूरा हक है फैसला लेने का। कुसुम ने भी बिना डरे जवाब दिया, आप एक काम करिए, आयशा से खुद ही जान लीजिए कि क्या वो आपके साथ रहना चाहती है या नहीं। कुसुम ने अब सीधे तौर पर आयशा को टारगेट करना शुरू कर दिया था। बोलिए आयशा, आप अभय के साथ अब भी रहना चाहती हैं? इन्होंने आपको धोखा दिया है, ऐसे धोखेबाज आदमी के साथ आप रहना चाहेंगी क्या। कुसुम आयशा से बात कर रही थी, मगर वो तो चुपचाप सोफे पर बैठी थी। चुप मत रहिए आयशा, जवाब दीजिए। इस बार कुसुम की आवाज़ काफ़ी ऊंची थी, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आई। अब तो मुझे कुत्तों से नफरत हो चुकी है, और भी ज़्यादा भौंक भौंक कर मेरे सिर की नस फाड़ रहे हैं। ये बात आयशा ने कुसुम को देखकर कही, यानी कि वो साफ तौर पर कुसुम को कुत्ता कह रही थी। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को। कुसुम कुसुम की माँ कुछ कहने ही वाली थी कि तभी देवव्रत की आवाज़ हॉल में गूंजी। बस। उनकी दहाड़ से हॉल में मौजूद सभी लोग दुबक कर अपनी जगह पर खड़े हो गए। हमने फैसला कर लिया है, देवव्रत बोले तो कुसुम के दिल की धड़कन तेज़ पड़ने लगी। कैसा फैसला? कुसुम के दादू ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। यही कि कौन अभय की ज़िंदगी में रहेगा और कौन जाएगा, देवव्रत कुसुम को घूरते हुए बोले। हे भगवान, राजसा का फैसला मेरी कुसुम के हक में आए, बस मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो। 101 लड्डू चढ़ाऊंगी देसी घी के बने, वो भी मेरे हाथ के। कुसुम की माँ अपने मन में बोले जा रही थी, कुसुम के लिए प्रे कर रही थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।